सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन फिल्म डिकोडिंग। दोस्तों 2019 में रिलीज्ड पैरासाइट मूवी एक ऑस्कर अवार्ड विनिंग मूवी है जिसे लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। मूवी में कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा रखा गया है कि मूवी एंड तक देखने के बाद भी ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है कि पूरी स्टोरी में कौन सही था और कौन गलत। पैरासाइट जो कि एक टाइप का ऑर्गेनिज्म है जो खुद सर्वाइव करने के लिए एक होस्ट ढूंढता है और अपना रहना खाना पीना सब कुछ वहीं पर करता है, और फिर वो पैरासाइट चाहे तो उस होस्ट के साथ रहकर अपना जीवन गुजार सकता है या तो उसे बर्बाद भी कर सकता है। खैर मूवी में हम किसी पैरासाइट को नहीं देखेंगे बल्कि पैरासाइट जैसे कुछ लोगों को देखेंगे जो अपने जीवन यापन के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं और फिर एक दिन उन्हीं को नुकसान पहुंचाते हैं। आज की हमारी इस स्टोरी का कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। मूवी की शुरुआत में हम एक गरीब फैमिली को देखते हैं जिनके पास रहने के लिए अपना खुद का घर नहीं है। ये लोग सबवे में रहकर अपना जीवन गुजार रहे हैं। घर में पैसों की काफी तंगी चल रही है, इसलिए सभी लोग काम की तलाश कर रहे हैं। ये है कीवू और ये है कीजुंग और ये इन दोनों के मॉम डैड हैं। एक दिन कीवू की मॉम को पिज्जा बॉक्स पैकिंग का काम मिलता है, परंतु पहले ही ऑर्डर के बाद इन्हें काम देने से मना कर दिया जाता है क्योंकि इनके द्वारा पैकिंग किए गए मैक्सिमम बॉक्सेस की पैकिंग ओपन थी। काम चले जाने की वजह से अब ये लोग काफ़ी परेशान हैं। एक दिन हम देखते हैं कि एक आदमी इनसे मिलने के लिए सबवे में आता है। ये कीवू का दोस्त है जो कीवू के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। इसका नाम मीन है। मीन इनके लिए एक बॉक्स लेकर आता है जिसमें एक स्टोन होता है। इन लोगों को ये एंटीक स्टोन काफ़ी पसंद आता है। अब कीवू और मीन बाहर आते हैं। कीवू मीन को बताता है कि घर में पैसों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए वह एक अच्छी नौकरी तलाश कर रहा है। तभी मीन कीवू को अपने फ़ोन में एक फ़ोटो दिखाता है और बताता है कि इसका नाम डहाई है और इसे मैं पिछले कुछ सालों से ट्यूशन देता आ रहा हूँ, परंतु अब मुझे कुछ काम से विदेश जाना पड़ रहा है जिससे अब इन्हें किसी नए ट्यूशन टीचर की तलाश होगी। अगर तुम चाहो तो इसे ट्यूशन दे सकते हो। ये फैमिली काफ़ी रिच है, बदले में तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाया करेंगे। तभी कीवू बोलता है कि भला वो लोग मुझे क्यों रखेंगे, मैंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी जिससे मेरे पास कॉलेज की डिग्रियां भी नहीं है। मीन बोलता है कि तुम्हारी इंग्लिश ग्रामर काफ़ी अच्छी है, तुम उसे ग्रामर पढ़ा सकते हो, बाकी मैं तुम्हारे लिए अपना रेफरेंस दे दूंगा। और रही बात डिग्री की, तो तुमने मुझे एक बार बताया था कि तुम्हारी बहन कीजुंग को फोटोशॉप की अच्छी जानकारी है, तो हम उससे तुम्हारे फेक डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। इसके बाद ये लोग इंटरनेट कैफ़े में आते हैं और कीजुंग फोटोशॉप पर कीवू के फेक डॉक्यूमेंट्स बनाती है जो कि बिल्कुल रियल लग रहे थे। कीवू डॉक्यूमेंट्स लेकर डहाई के घर पहुंचता है। यहाँ कीवू की मुलाकात घर की मेड से होती है। कीवू उसे बताता है कि उसे यहाँ मिन ने ट्यूशन देने के लिए भेजा है। कीवू ये आलीशान घर देखकर काफी सरप्राइज होता है। मेड उसे बैठने के लिए बोलती है और इस घर की ऑनर को बुलाकर यहाँ लाती है। ये है डाहाई की मॉम मिसिस पार्क। मिसिस पार्क कीवू के पास आती है। कीवू अपने डॉक्यूमेंट्स उसे दिखाता है। मिसिस पार्क कीवू से बोलती है कि आज क्लास में मैं भी आपके साथ बैठना चाहूंगी ताकि मैं देख सकूं कि आप डाहाई को पढ़ा सकेंगे या नहीं। इसके बाद ये दोनों डाहाई के रूम में आते हैं। कीवू डाहाई का लेसन स्टार्ट करता है और फिर कुछ देर बाद ये दोनों बाहर आते हैं। मिसिस पार्क कीवू को कुछ पैसे देती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारा पढ़ाने का तरीका पसंद आया, तुम कल से डाहाई को ट्यूशन दे सकते हो। तभी यहाँ पार्क का लड़का डासोंग आ जाता है। पार्क बताती है कि ये मेरा छोटा लड़का डासोंग है, ये बहुत शरारती है। ये कीवू को एक पेंटिंग दिखाती है और बताती है कि ये डासोंग ने ड्रॉ किया है, इसका आर्ट में बहुत इंटरेस्ट है। मिसेस पार्क बताती है कि इसे आर्ट सिखाने के लिए इस घर में बहुत से टीचर आए मगर कोई भी इसे हैंडल नहीं कर पाया। तभी कीवू बताता है कि वह एक ऐसे आर्ट टीचर को जानता है जिसका काफ़ी ज़्यादा नाम है और वह अच्छे से जानती है कि बच्चों को कैसे हैंडल किया जाता है। मिसिस पार्क उसे यहाँ लाने के लिए बोलती है। दूसरे दिन कीवू अपनी बहन कीजुंग को यहाँ आर्ट टीचर बनाकर लाता है और मिसिस पार्क को बताता है कि मैंने कल आपको जिस आर्ट टीचर के बारे में बताया था ये वही है, इनका नाम जसिका है। कीवू इन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता है और फिर डाहाई का लेसन लेने के लिए यहाँ से निकल जाता है। कीवू डाहाई के रूम में आता है। तभी डाहाई बोलती है कि वह जो टीचर आई है वह कौन है, शायद मुझे लगता है कि वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तभी कीवू हंसने लगता है और बोलता है कि नहीं, वह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं तो उसे आज ही मिला हूँ। इसके बाद डाहाई कीवू का हाथ पकड़ लेती है और उसे किस करने लगती है
अब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि मिसिस पार्क कीजुंग को डासोंग के कमरे में लाती है। कीजुंग बोलती है कि मैम आप हमें अकेला छोड़ दीजिए, मैं कभी बच्चों को माँ बाप के सामने नहीं पढ़ाती हूँ। और मिसिस पार्क यहाँ से निकल जाती है। कुछ देर बाद कीजुंग मिसेस पार्क को बुलाती है और उसे डासोंग की बनाई हुई एक पेंटिंग दिखाती है और उसे उस पेंटिंग से रिलेटेड कुछ साइकोलॉजिकल बातें बताती है, जिससे पार्क रोने लगती है। तभी यहाँ डासोंग के फादर मिस्टर पार्क आ जाते हैं। मिसेस पार्क कीजुंग को मिस्टर पार्क से इंट्रोड्यूस करवाती है। इसके बाद पार्क अपने ड्राइवर से कीजुंग को घर छोड़कर आने के लिए बोलता है। अब ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। तभी कीजुंग अपनी अंडरपैंट उतारकर गाड़ी में छोड़ देती है। इसके बाद कीवू की फैमिली एक कैंटीन में खाना खाने के लिए आती है। तभी कीवू कीजुंग से पूछता है कि तुमने मिसेस पार्क से ऐसा क्या बोला कि वह रोने ही लगी थी। कीजुंग बताती है कि मैंने इंटरनेट पर आर्ट साइकोलॉजी और आर्ट थेरेपी के बारे में सर्च किया और बस बोलती चली गई और इतने में वह लेडी रोने लगी। और अब दूसरे दिन जब मिस्टर पार्क अपनी गाड़ी से जा रहे थे तभी उन्हें गाड़ी में कीजुंग का छोड़ा हुआ अंडरपैंट मिलता है। मिस्टर पार्क इसे लेकर अपने घर आता है और अपनी वाइफ से बोलता है कि मुझे अपने ड्राइवर की हरकतें सही नहीं लग रही है, मुझे कार की सीट के नीचे किसी लड़की का अंडरपैंट मिला है। इन्हें लगता है कि इनका ड्राइवर गाड़ी में किसी लड़की के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करता है, इसलिए ये लोग ड्राइवर को नौकरी से निकाल देते हैं। कीजुंग डासोंग का लेसन खत्म करके नीचे आती है। तभी बातों ही बातों में मिसेस पार्क कीजुंग को बताती है कि हमारे ड्राइवर ने नौकरी छोड़ दी है और हम अब नए ड्राइवर की तलाश कर रहे हैं। तभी कीजुंग बताती है कि उसकी पहचान में एक ड्राइवर है जिन्हें बेंच चलाने का काफ़ी अच्छा नॉलेज है और शायद वो अभी कहीं पर जॉब की तलाश कर रहे हैं। मिसिस पार्क उसे यहाँ लाने के लिए बोलती है। दूसरे ही दिन कीजुंग अपने डैड को यहाँ लेकर आती है और उन्हें मिस्टर पार्क से मिलाती है। इसके बाद कीजुंग के डैड मिस्टर किम मिस्टर पार्क के घर ड्राइवर की नौकरी करने लगते हैं। इसके बाद ये लोग अपनी मॉम को काम दिलवाने के लिए इस घर की मेड को निकलवाने का सोचते हैं। कीवू बताता है कि ये मेड इस घर में काफ़ी साल से है और इतनी आसानी से ये लोग उसे नहीं निकालेंगे। उसे निकालने के लिए हमें थोड़ी लंबी प्लानिंग करनी होगी। कीवू बोलता है कि डाहाई ने मुझे बताया था कि मेड को पिच से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। अगर पिच के ऊपर के छोटे छोटे बाल भी उसके कांटेक्ट में आ जाए तो मेड की पूरी बॉडी में रैशेस होने लगते हैं और उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है। इसलिए अब कीजुंग पिच के बालों को निकाल कर मेड के कपड़ों पर छिड़क देती है, जिससे इसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। और दूसरे ही दिन मेड चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल आती है। मेड फोन में किसी से बात कर रही होती है। तभी मिस्टर किम यहाँ आता है और इसकी फोटो क्लिक कर लेता है। इसके बाद ये फोटो मिसेस पार्क को दिखाता है और बताता है कि कुछ दिनों पहले मैं मेडिकल फिटनेस चेकिंग के लिए हॉस्पिटल गया था और वह किसी से बात कर रही थी कि उसे टीबी हो गया है और उसी का ट्रीटमेंट करवाने के लिए वो यहाँ आई है। मिस्टर किम मिसेस पार्क से बोलता है कि मैडम बुरा ना मानो तो आपको टीबी के पेशेंट को अपने घर में कामों के लिए नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। ये मेड आपके घर का सारा काम करती है, आपके घर की सारी चीजों को छूती है, जिससे आपको भी टीबी होने का खतरा है। इसके बाद मिस्टर पार्क कीजुंग को मैसेज करता है कि हम लोग घर पहुंचने वाले हैं। अब कीजुंग फिर से मेड के पास आती है और उस पर पीच छिड़क देती है, जिससे मेड बहुत ज्यादा खांसने लगती है। अब ये लोग जैसे ही घर आते हैं तो देखते हैं कि मेड बहुत ज्यादा खांस रही है। मेड ने जो टिश्यू पेपर डस्टबिन में डाला था, किम उस पर सॉस डाल देता है और मिसेस पार्क को दिखाता है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि मेड एक टीबी पेशेंट है। इसके बाद मिसेस पार्क किसी बहाने से मेड को घर से निकाल देती है और किम से बोलती है कि तुम मिस्टर पार्क को ये बात नहीं बताओगे कि मेड टीबी पेशेंट थी। तभी मिस्टर किम भी बोलता है कि मैडम ये बात आप भी मेड को मत बताना कि ये बात मैंने आपको बताई है कि वो एक टीबी पेशेंट है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो ये सोचे कि मेरी वजह से उसकी नौकरी चली गई। इन दोनों के बीच डील डन हो जाती है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि मिस्टर किम पार्क को लेकर जा रहे होते हैं। तभी मिस्टर पार्क बोलता है कि आज मेरा नॉनवेज खाने का मन कर रहा है और गाड़ी किसी रेस्टोरेंट में रोकने के लिए बोलता है और बोलता है कि हमारी मेड काफी अच्छा मीट बनाती थी, परंतु अब मेरी वाइफ ने उसे काम से निकाल दिया है और अब काम को लेकर घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। हम लोग नई मेड की तलाश कर रहे हैं। तभी मिस्टर किम मिस्टर पार्क को एक एजेंसी के बारे में बताता है और बताता है कि ये एजेंसी हाउस कीपिंग की सर्विस प्रोवाइड करवाती है और उसे एक कार्ड देता है और बोलता है कि इसके पीछे एक कॉन्टेक्ट नंबर लिखा है, आप चाहे तो उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिस्टर किम मिस्टर पार्क से बोलता है कि ये कार्ड मैंने आपको दिया है, प्लीज आप ये बात मैडम को मत बताना। इसके बाद मिस्टर पार्क अपनी वाइफ को ये कार्ड दे देते हैं और पार्क की वाइफ कार्ड पर दिए गए नंबर पर कॉल करती है। उसे लगता है कि शायद ये किसी एजेंसी का ही नंबर है, परंतु मिसेस पार्क जब कॉल करती है तो कॉल कीजुंग उठाती है।
इन लोगों के बीच बात होती है और दूसरे दिन ये लोग अपनी मॉम को घर में मेड बनाकर भेज देते हैं। अब इन चारों को नौकरी मिल गई है। कीवू डाहाई को ट्यूशन देने लगा है, कीजुंग डासोंग की आर्ट थेरेपी करने लगी है, इनके डैड मिस्टर किम ड्राइवर का काम करने लगे हैं और इनकी मॉम मेड का काम करने लगी है। अब इस घर से इन चारों की जो सैलरी आ रही है वह अपने आप में बहुत ज्यादा है। इन लोगों की लाइफ मस्त चल रही होती है। तभी एक दिन पार्क फैमिली कैंपिंग के लिए बाहर जाती है। अब घर में मात्र मेड होती है। मेड ये इन तीनों को भी यहाँ बुला लेती है और ये लोग मजे से पार्टी करते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, ड्रिंक करते हैं और काफी इंजॉय करते हैं। इन लोगों की पार्टी चल रही होती है, तभी सडनली यहाँ पर इस घर की पुरानी मेड आ जाती है। मेड बेल बजाती है। कीवू की मॉम यानी इस घर की नई मेड गेट खोलती है। पुरानी मेड बताती है कि उसका कोई इंपॉर्टेंट सामान बेसमेंट में छूट गया था, जिसे लेने के लिए वो यहाँ आई है। मेड अंदर आती है, तभी उसके पीछे पीछे नई मेड भी आती है और वह देखती है कि मेड एक कबर्ड हटा रही है। मेड उसे भी हेल्प करने के लिए बोलती है। दोनों मिलकर इसे हटाते हैं। दोस्तों, अब स्टोरी में ट्विस्ट आता है। हम देखते हैं कि अलमारी के पीछे एक खुफिया दरवाजा है। पुरानी मेड इस दरवाजे को खोलती है और अंदर चली जाती है। इसके पीछे पीछे नई मेड भी जाती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक कमरा है जिसमें एक आदमी कई सालों से रह रहा है। ये आदमी मेड का हस्बैंड है और ये यहाँ पिछले 4 सालों से रह रहा है। उसका खाना पीना और सारे छोटे मोटे काम यहीं इस छोटे से कमरे में ही होते हैं। दरअसल इस आदमी ने काफ़ी ज़्यादा कर्जा ले रखा था, जिसके लिए लोग इसे ढूंढ रहे थे और इस आदमी पर इतना कर्जा था कि लोग इसे देखते ही मार देते। इसकी वाइफ इस घर में काफी टाइम से मेड का काम कर रही थी। 4 साल पहले जब इस घर के पुराने मालिक रहते थे तब भी ये यहाँ मेड का काम करती थी और फिर इस घर के मालिक तो बदल गए पर मेड यहीं रह गई। पार्क फैमिली ने इसे मेड के काम पर रख लिया। ये घर बेचते समय घर के ओनर ने मिस्टर पार्क को इस खुफिया कमरे के बारे में नहीं बताया था, इसलिए उनके जाने के बाद इस कमरे के बारे में मेड के अलावा और कोई भी नहीं जानता था और इसी का फायदा उसने अपने हस्बैंड को छिपाने के लिए किया। जब इस घर के पुराने मालिक इस घर को छोड़कर जा रहे थे तभी मेड ने अपने हस्बैंड को यहाँ शिफ्ट कर दिया था और बाहर से लकड़ी की कबर्ड लगा दी थी जिससे किसी को इस जगह का पता न चल सके। मेड जब यहाँ काम करती थी तब इसके लिए अंदर खाना ला दिया करती थी। ये सारी बात पुरानी मेड इस नई मेड को बताती है, परंतु नई मेड पुलिस को सब कुछ बताने की धमकी देती है। तभी पुरानी मेड उसे रोकती है और उसे कुछ पैसे देती है और बोलती है कि प्लीज तुम पुलिस को ये सब मत बताना, बदले में मैं तुम्हें हर महीने कुछ पैसे दे दिया करूंगी। परंतु ये नहीं मानती और वह अपना फोन निकाल लेती है। तभी ये तीनों भी यहाँ आ जाते हैं। इनमें से एक का पैर फिसलता है और ये तीनों नीचे गिर जाते हैं। अब मेड इन सभी को यहाँ इस हालत में देखती है। मेड को सारा माजरा समझ आ जाता है। वो इन लोगों का वीडियो बना लेती है। ये लोग उससे फोन छीनने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी मेड बोलती है कि तुम में से कोई भी आगे बढ़ा तो मैं सेंड बटन दबा दूंगी और ये वीडियो मैडम को सेंड कर दूंगी। अब सभी लोग ऊपर आ जाते हैं। मेड अपने हस्बैंड से बात कर रही होती है कि कैसे हम इस घर के मालिक के जाने के बाद दोनों यहाँ पे एंजॉय किया करते थे और आपस में बात करने लगते हैं। तभी ये लोग आकर इनको धक्का देते हैं जिससे फोन नीचे गिर जाता है। सभी लोग मोबाइल की तरफ भागते हैं। तभी अचानक घर में टेलीफोन की रिंग बजती है। नई मेड जाकर फोन उठाती है। ये फोन मिसेस पार्क का होता है। वो बताती है कि जहां हम कैंपिंग के लिए जा रहे थे वहां बाढ़ आ गई है, इसलिए हमारा कैंपिंग पर जाना कैंसिल हो गया है और हम अभी 10 मिनट में घर पहुंचने वाले हैं। इसलिए मिसेस पार्क मेड से कुछ बनाकर रखने के लिए बोलती है। अब ये लोग इन्हें बेसमेंट में ले जाते हैं और उन्हें वहां बंद कर देते हैं और घर की साफ सफाई करने लगते हैं। इतने में पार्क फैमिली यहाँ आ जाती है। ये तीनों टेबल के नीचे ही छिप जाते हैं। घर आते ही डासोंग जिद करता है कि वह कैंप लगाकर बाहर ही सोएगा। मिस्टर पार्क उसे मना करते हैं परंतु डासोंग बाहर चला जाता है, इसलिए अब ये लोग लिविंग रूम में बैठकर वेट करने लगते हैं। तभी मिस्टर पार्क बोलता है कि मुझे यहाँ से अपने ड्राइवर किम के शरीर से जैसी बदबू आती है ऐसी ही कुछ बदबू आ रही है। पार्क अपने वाइफ से बोलता है कि किम के शरीर से अजीब सी बदबू आती है जैसे कि गडर से आती है। टेबल के नीचे लेटा किम ये सारी बातें सुन रहा था। ये सुनकर वो काफी गिल्टी फील करता है। अब ये दोनों यहीं पर सो जाते हैं। इनके सोने के बाद ये लोग यहाँ से निकल कर भागते हैं। बाहर काफी बारिश हो रही होती है। इतनी रात में ये लोग वापस अपने घर आते हैं। तभी ये देखते हैं कि लोगों के घर में बाढ़ की वजह से पानी भर गया है। लोग अपने घरों से पानी निकाल रहे हैं। ये अपने घर आकर देखते हैं तो देखते हैं कि इनके घर में भी पानी भर चुका है। सारा सामान पानी में डूब चुका है। ये देखकर ये लोग काफी उदास हो जाते हैं। इसके बाद ये बाहर एक हॉल में रात गुजारते हैं। सुबह होते ही इनके पास मिसेस पार्क का कॉल आता है। वो बोलती है कि हम लोग डासोंग की बर्थडे पार्टी रख रहे हैं
और मिसिस पार्क इन्हें पार्टी में इनवाइट करती है। पार्टी की तैयारी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे यहाँ गेस्ट आने लगते हैं। सभी लोग बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए गार्डन में आ जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि कीवू एक पत्थर लेकर बेसमेंट की तरफ जाता है। ये वही पत्थर है जो मिन ने उसे दिया था। कीवू काफी दिनों से इस पत्थर को अपने साथ ही रखा करता था। उसे लगता था कि ये पत्थर उसके लिए लकी है। कीवू अंदर जा रहा होता है, तभी उसके हाथ से पत्थर छूट जाता है और नीचे गिर जाता है। कीवू पत्थर को उठाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी ये आदमी कीवू के गले में रस्सी डाल देता है और उसे खींचने लगता है। जैसे तैसे कीवू खुद को बचाते हुए कमरे से बाहर आता है। उसके पीछे ये आदमी भी आता है और ये आदमी कीवू को पकड़ लेता है और उसके सर पर पत्थर मारता है, जिससे उसके सर से काफी खून आने लगता है। इधर हम देखते हैं कि मिसेस पार्क कीजूंग को केक लेकर जाने के लिए बोलती है। कीजूंग केक लेकर यहाँ से निकलती है। सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी ये आदमी एक चाकू पकड़कर गार्डन की तरफ आता है और कीजूंग को चाकू से मार देता है। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इसके बाद अब ये नई मेड यानी कि कीवू की मॉम को मारने के लिए आगे आता है, परंतु ये इसके पेट में तलवार डाल देती है और उसे ही मार देती है। मिस्टर पार्क किम को गाड़ी निकालकर यहाँ से भागने के लिए बोलता है, परंतु किम की लड़की कीजूंग को चाकू लगी थी। मिस्टर पार्क उसे हॉस्पिटल ले जाने के बजाय यहाँ से भागने के बारे में सोच रहा था। ये देखकर किम को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वह गाड़ी की चाबी पार्क की तरफ फेंकता है, परंतु चाबी उस आदमी के पास जाकर गिरती है। मिस्टर पार्क चाबी उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं और इस आदमी के सामने आता है। पार्क को इससे स्मेल आती है, इसलिए वह अपनी नाक दबाता है। ये देखकर किम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मिस्टर किम सोचता है कि यहाँ पर लोगों की लाश पड़ी है और इन अमीरजादों को इस सिचुएशन में भी स्मेल से प्रॉब्लम है, इसलिए वह चाकू उठाता है और मिस्टर पार्क को मार देता है और इसके बाद यहाँ से निकलकर भाग जाता है। अब हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि कीवू एक हॉस्पिटल में एडमिट है और ये कोमा में था और इसे 1 महीने बाद होश आया है। यहाँ कीवू से कुछ पूछताछ की जाती है और इसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है, परंतु इन्हें प्रोबेशन पर छोड़ दिया जाता है। उसके बाद एक दिन कीवू अपने फोन में एक न्यूज देखता है, जिसमें वह देखता है कि पुलिस उसके फादर मिस्टर किम की तलाश कर रही है और अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है। किसी को भी नहीं पता कि उस दिन वह घर से निकलकर कहाँ गया। बाहर लगे सारे सीसीटीवी चेक कर लिए गए, परंतु उसका पता कहीं भी नहीं चला। यहाँ तक कि कीवू और उसकी मॉम को भी नहीं पता था कि किम कहाँ है। काफी समय बीत जाता है। धीरे धीरे मामला शांत होने लगता है। अब कीवू पहाड़ों पर कैंपिंग करने लगा है। कीवू अक्सर उस घर के सामने वाले पहाड़ पर जाया करता था। अब यहाँ पर एक जर्मन फैमिली रहने लगी है। एक दिन कीवू को घर की लाइट्स ऑन ऑफ होती हुई दिखाई देती हैं। इसका कंट्रोल बेसमेंट में था। कीवू इस लाइट के बारे में जानता था कि बेसमेंट में एक लाइट थी जिसे पहले वाली मेड का हस्बैंड सिग्नल्स देने के लिए ऑन ऑफ किया करता था। दरअसल लाइट्स ऑन ऑफ करने के पीछे एक मॉर्स कोड होता था। कीवू इस कोड को डिकोड करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके फादर उस बेसमेंट में हैं और उस रात मिस्टर पार्क को मारने के बाद ये वहां से निकले और उस खुफिया दरवाजे से बेसमेंट में जाकर छिप गए और अंदर आने से पहले सीसीटीवी कैमरे की वायर कट कर दी। उनकी जो पुरानी मेड थी उसकी उसी बेसमेंट में डेथ हो गई थी, इसलिए उसने उसकी लाश को बाहर दफन कर दिया है। काफ़ी दिन तक यहाँ पर कोई रहने के लिए नहीं आया, परंतु एक दिन यहाँ पर जर्मन से एक फैमिली रहने के लिए आई। दिन भर ये लोग बाहर रहते हैं, तब मैं उनके कमरे में खाना लेने जाता हूँ और वापस अंदर चला आता हूँ। मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ और तुम भी अपना ख्याल रखना। एक दिन कीवू एक लेटर लिखता है, जिसमें लिखता है कि पापा मैं कुछ भी करके बहुत पैसा कमाऊंगा और एक दिन ये घर खरीद लूंगा और बस तुम्हें बेसमेंट से निकलकर ऊपर आना होगा और हम तीनों उस कमरे में आराम से रहेंगे। तब तक तुम अपना ख्याल रखना। ये जस्ट एक इमेजिन होता है जो कीवू अपने माइंड में सोचता है और इसी सस्पेंस के साथ मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि मूवी के एंड तक हमें पता नहीं चलता कि इसमें सही कौन था और गलत कौन था। पार्क फैमिली जो अमीर और गरीब में भेदभाव करती थी, या फिर किम की फैमिली जिसे पार्क ने रहने के लिए अपना घर और खाने के लिए खाना दिया, बावजूद इसके उसने उसे ही मार दिया। कीवू के दोस्त मिन ने उस पर भरोसा करके उसे वहाँ ट्यूशन देने के लिए अपने रेफरेंस से भेजा था। कीवू ने उसका भरोसा तोड़ दिया। या फिर इस घर की मेड जो अपने हस्बैंड को कई सालों से इन्हें बिना बताए यहाँ बंकर में छुपा कर रखी थी। खैर दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं कल ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग मूवी की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।